Hi students, welcome once again. Yes, CS Computer Science Class 12 Aspirants 2021. बच्चे, आज तुम्हारी रिक्वेस्ट पे वीडियो में मैं अपने 30 इयर्स के एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए और मेरी जो ऑब्जर्वेशन रहा मैंने जो एक्सपीरियंस किए पिछले 30 साल में बिंग एग्जामिनर। मैं नॉर्थ इंडिया में ऐसे कोई स्कूल नहीं, बहुत कम स्कूल होंगे जहाँ मैं विज़िट नहीं करा, खासकर दिल्ली एनसीआर हरियाणा रीजन में और चंडीगढ़ रीजन में। तो गाइस, आज मैं आपको ये बताने चाहता हूँ कि क्योंकि आपके प्रैक्टिकल सेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है, कुछ जगहों से रिपोर्ट ये भी आए कि ऑलरेडी आपने पेपर्स प्रैक्टिकल्स अपने अपियर कर बैठे हो। कोई बात नहीं, जिन्होंने अपियर कर लिया वेल एंड गुड, बेस्ट विशेस। और जिन्होंने नहीं करा उनको आज कुछ मैं इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स, एक चीज़ माइंड में रखना, चाहे नॉट ओनली सीएस, किसी भी सब्जेक्ट्स में पहले आपको पहले ही पता होना चाहिए मार्किंग स्कीम। यस, सीबीएसई पोर्टल में जाके आप पहले इंश्योर कर लो कि मेरे को जो सब्जेक्ट अपेयर करने हैं उसके टोटल मार्क्स क्या है, प्रैक्टिकल के मार्क्स कितने हैं और उसमें डिफरेंट डिफरेंट ब्रेकअप क्या है मार्किंग स्कीम। और ये बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो डेफिनेटली आपके टीचर आपको पहले नो हाउ दे देते हैं, इवन देन आपको हर चीज़ अपने टिप्स पे होनी चाहिए। अब रही बात सीएस में, मैंने यहाँ देखो शेयर करा, यहाँ मैं क्वेश्चन भी शेयर किए। ये क्वेश्चंस मैंने एज ए सैम्पल के तौर पे लिए। मैं ये क्वेश्चन सेट इस वजह से करा कि तुम्हें आइडिया देने के लिए, बट ये मत सोचना कि सिर्फ यही एक स्पेसिफिक क्वेश्चन सेट ऑफ क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसी के पैरेलल क्वेश्चन कुछ भी तुम्हें दिया जा सकता है। बट मैं तुम्हें यहाँ मेन जो बताने चाह रहा हूँ कि किस तरह आप मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकते हो। यस, बच्चे ध्यान रखना, सीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये मशीन ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। आप जानते हो कंप्यूटर साइंस एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, मशीन ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। यहाँ मार्क्स पाना जैसे आसान है, अगर दूसरे रंग से देखा जाए उतना ही टफ है। यस, एक तो हमेशा एक चीज़ याद रखना कि आप कभी भी एक हेड एग्जामिनर जो आते हैं, जो बाहर से आते हैं आपके स्कूल को विजिट करने, आपके पेपर एग्जामिन करने, वो शायद वंस इन ईयर आपके वहाँ विजिट करते एक दिन के लिए, वंस इन ए ब्लू मून वो जस्ट पेपर लेने आते हैं। बट हमेशा आप एक चीज़ माइंड में रखना कि एग्जामिनर्स जो है या एग्जामिनर्स जो है एक्सटर्नल एग्जामिनर जो आपके एग्जामिन करने आए हैं, वो डेफिनेटली उस लेवल के नॉलेज रखते तभी वो एग्जामिनर बना। सीबीएसई ने उनका अपॉइंट इस वजह से करा क्योंकि वो एक्सपीरियंसड है और इन्होंने कि बच्चों को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करा, टीच करा, पढ़ाया, उनको ग्राइंड किए। तो अब होता क्या है, एक तो आप हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, आपके जो सब्जेक्ट टीचर है, कंसर्न टीचर जो आपके स्कूल के हैं, इंटरनल टीचर, उनसे आपके ट्यूनिंग, आपके साथ उनके जो रिलेशनशिप, मैं टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, वो बहुत स्ट्रांग और हेल्दी होनी चाहिए। और एक आपके इम्प्रेशंस उनके, क्योंकि वो 2 साल 11th एंड 12th 2 years वो आपको टीच करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट ओकेशंस में आप उनसे हेल्प लेते हो। तो टीचर स्टूडेंट्स रिलेशनशिप एक पार्टनरशिप की तरह होता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आपने एक पॉइंट पढ़े होंगे कि अब जो एजुकेशन सिस्टम है पहले जैसा नहीं रहा। अब मैं आपको पहले बता दूं, अगर आपकी इंटरनल एग्जामिनर के साथ आपकी जो बॉन्डिंग है अगर वो स्ट्रांग है, तो आप समझ लो आप एक तरह से एक स्टेप बाकी बच्चों से एक स्टेप आप आगे निकल चुके हो। बट इट डजेंट मीन कि सिर्फ रिलेशनशिप स्ट्रांग होने से सब कुछ हो जाएगा। आप परफॉर्मेंस तो डेफिनेटली आपको एग्जीक्यूट करके दिखाना है, आपकी एफिशिएंसी। पहले बताओ, सीएस सब्जेक्ट में आपको 7 मार्क्स के पाइथन कोडिंग और 5 मार्क्स के एक पाइथन और एक पाइथन कोडिंग दिया जाता है, जिसके थ्रू आपके एसक्यूएल क्वेरीज डेटाबेस को भेजने होते हैं और एज वेल एज रिजल्ट को भी दिखाने होता है एसक्यूएल माई एसक्यूएल कनेक्टर के थ्रू। तो 7 + 5 12 मार्क्स आपके लैब टेस्ट के नाते। मतलब एक तरह से मान लो वो जो 3 आवर्स के आपके टाइम पीरियड होते हैं उनमें इस 12 मार्क्स आपको करना क्या है, पहले तो आपको कंप्यूटर्स में कंपाइल करना है, कंप्यूटर्स में कंपाइल करके उसे रन करके देखना है
ये असाइनमेंट आपको बिफोर हैंड मिल जाएंगे अर्ली इन द मॉर्निंग जैसे आप स्कूल जाओगे. समटाइम इट हैपेंस इवन एक्सटर्नल अगर डिले भी हो जाता है तो उनसे इंटरनल के पहले ही इनका एक ऑलरेडी इंट्रैक्शन हो जाता है और प्लानिंग करके इंटरनल आपको कई बार असाइन भी कर देते क्वेश्चन है. अब होता क्या है, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन दोनों क्वेश्चंस की कोडिंग रन कराना, एग्जीक्यूट कराना और फिर आंसर शीट में फाइनल आंसर्स को लिखना विथ सैम्पल आउटपुट. आउटपुट मीन्स उस प्रोग्राम के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट है, ये करने में आपके ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे निकल जाएंगे. आप मैक्सिमम मान लो 2 घंटे. 2 घंटे में आपको ये सारी चीज़ें पेपर वर्क कंप्लीट करना है, कंप्यूटर में प्रोसेस करना है, एग्जीक्यूट कराना एज वेल एज उस कोडिंग को फिर आपको आंसर शीट में भी लिखना है और वहाँ कंप्यूटर्स में रन भी कराना है. और अगर मान लो अगर आपके प्रोग्राम रन हो चुका है तो आपको बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ कि आप इस समझ लो मेरे पाइथन कोडिंग के जो 12 मार्क्स है टोटल, ये मेरे लिए श्योर शॉट है. अब बाकी 18 मार्क्स के बात करते हैं. 12 मार्क्स के तो मशीन में हो गए, लैब टेस्ट में. रिपोर्ट फाइल मीन्स आपके जो ईयरली जो आप प्रैक्टिकल रिकॉर्ड फाइल बनाते हो, दिस इज कॉल्ड रिपोर्ट फाइल, जिसमें एज पर करिकुलम आपको 20 पाइथन कोडिंग देना है और उसमें से 4 कोडिंग पाइथन के ऐसे बने हैं जो डेटाबेस को क्वेरीज भेज के उसके रिजल्ट निकालेंगे कनेक्टर मेथड के थ्रू. ठीक है. आप ज़्यादातर बच्चे ये रिपोर्ट फाइल जो 7 मार्क्स हैं, मैं आपको फ्रैंकली बता देता हूँ, ऑलमोस्ट हर बच्चों के थोड़ी बहुत 19-21 एक जैसे ही होते हैं. और बच्चे कई बार आपको बस यही ध्यान रखना, आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, इसे सिंपली टिप टॉप ढंग से करना. अगर हैंड रिटन कर रहे हो तो थोड़ा प्रॉपरली लिखना, ऐसा ना लगे कि बहुत जल्दी में चलती गाड़ी में बैठ के काम किए. और अदरवाइज प्रिंटेड दे सकते हो तो वेल एंड गुड. इंडेक्स अच्छी तरह मेंटेन करना और हर वैरायटी के क्वेश्चन देना जो आपके करिकुलम में है, उस हिसाब से प्रोग्रामिंग को सेट करना. और एक प्रोजेक्ट फाइल होता है, वो भी 8 मार्क्स के रियल लाइफ प्रोजेक्ट होता है. ये रियल लाइफ प्रोजेक्ट में आपको कोई भी रियल लाइफ जो रियलिटी में काम आए, डेली लाइफ में काम आए, ऐसे प्रोजेक्ट को चूज़ करने होते हैं प्रॉब्लम को. और ये आपकी 11-12 के नॉलेज के बेस पे इस प्रोग्राम को, सोर्स कोड को आपको डेवलप करना होता है. ये कुछ नहीं है जैसे अब हर रोज क्लासेस में जो चैप्टर वाइज हमने प्रोग्राम किए, बट ये एक थोड़ा इसमें कोडिंग ज़्यादा होता है, लेंथ ज़्यादा. नेचुरली जब एक बिग प्रॉब्लम लेके आप काम करोगे तो उसके कोडिंग भी उस हिसाब से होगा. तो ये भी मेरा एडवाइस रहेगा कि प्रोजेक्ट फाइल में आप कोशिश करो कि खुद डेवलप करे हुए प्रोजेक्ट को. कई बार क्या होता है, आप डिफरेंट सोर्सेज से प्रोजेक्ट ढूंढते हो, फिर आप उसी को इमिटेट करते हो, कॉपी पेस्ट करते हो. कई बार क्या होता है, आप उसी को ही प्रेजेंट करते हो अपने प्रोजेक्ट के नाते. फिर होता क्या, जब एग्जामिनर उसे देखने बैठते हैं तो नेचुरली वाइवा टाइम वो आपसे डेफिनेटली उस प्रोजेक्ट के ऊपर, क्योंकि प्रोजेक्ट अगर बहुत ज़्यादा हाई फाई लेवल के हो तो देखो एग्जामिनर हेड जो एग्जामिनर्स आते हैं बाहर से, एक्सटर्नल एग्जामिनर, वो इम्पैक्ट तो पड़ेगा, इम्प्रेशन बनेगा. बट अगर उनको पता लगे जब तुमसे वो क्वेरीज करेंगे वाइवा लेते टाइम, अगर वो प्रोजेक्ट के ऊपर वाइवा पूछ ले आपसे और अगर आप उस टाइम उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो, अगर उनको ये फील हो जाए, एहसास हो जाए कि प्रोजेक्ट इस बच्चों ने खुद नहीं करा, इस बच्चों ने इमिटेट करा या किसी के प्रोजेक्ट को जस्ट अपने प्रोजेक्ट के नाते रिप्रेजेंट करा, तो ये गलत होगा. तो ये दोनों चीज़ ध्यान रखना. रिपोर्ट फाइल के 7 मार्क्स ऑलमोस्ट हर एग्जामिनी को ऑलमोस्ट दे देते हैं. और प्रोजेक्ट फाइल एक चीज़ ध्यान रखना, इसके जो प्रिंटिंग क्वालिटी होता है अच्छे रखना. और कभी भी किसी भी हालत में अगर आप ग्रुप में भी काम कर रहे हो, सबकी इंडिविजुअल प्रोजेक्ट फाइल होनी चाहिए. और किसी भी हालत में फ़ोटो कॉपी नहीं करना. इट्स अ ब्लंडर, इट्स इलीगल. अगर एक करोगे तो उसके भुगतान आप ही को करना पड़ेगा भरपाई. क्योंकि देखो एग्जामिनर्स काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होते हैं और वो देखते समझ जाएंगे, फिर उसके पेनल्टी आप पे ही जाएगा. इस वजह से लिमिटेड लाइन्स के प्रोजेक्ट करो, अपने बेस पे करो, जिसके लॉजिक आपको आते हैं, जो आपने खुद डेवलप किए, और प्रिंटेड प्रॉपरली प्रिंटेड करके उसे रिप्रेजेंट करो. और कवर पेज में कई बार मैं देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा फूल पत्ते डिज़ाइन नक्शा करते हो, डायग्राम बनाते हो. ये रिक्वायरमेंट नहीं है CS के सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि ये फाइन आर्ट के सब्जेक्ट नहीं है. इसमें आपको टिप टॉप सिंपल एंड सोबर ढंग से आपको प्रेजेंटेशन और कवर पेज को आपको मेंटेन करना है. अब आता है लास्ट फेज जो वाइवा वाले पार्ट है. यस बच्चे, कहने को ये 3 मार्क्स के हैं, बट आप मानो ये 3 मार्क्स कई बार उस रिमेनिंग 27 मार्क्स के ऊपर भी इम्पैक्ट छोड़ देता है. यस एक्चुअली
जो एग्जामिनर्स होते हैं वो आपको ऑन द बेसिस ऑफ वाइवा जज करते हैं। अब इसी वजह से वाइवा बहुत काम एंड क्वाइट ढंग से देना, बहुत ज़्यादा जल्दी में आंसर मत देना। आंसर देते टाइम थिंक 100 टाइम्स, चाहे आप टाइम ले लो। कई बार ऐसा होता है कुछ पर्टिकुलर टॉपिक अगर आपको लगता है आप अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड नहीं हो, पहले ही इन एडवांस एग्जामिनर्स को एडमिट कर दो, उनको पहले ही सरेंडर कर दो कि इस टॉपिक पे मैं इस टाइम तैयार नहीं हूँ, मेरे को कोई और डिफरेंट टॉपिक पे पूछा जाए। इससे बिल्कुल एक्सटर्नल एग्जामिनर्स इसे कभी गलत ढंग से लेंगे नहीं, बल्कि वो सोचेंगे कि आपने ऑनेस्टली कन्फेस किए और वो फिर उस हिसाब से आपकी क्वेरीज करेंगे। बट अब एक चीज़ ध्यान रखना, कई बार आपको लगता होगा कि शायद आपके क्लासमेट्स आपके फेलो जो क्लास फेलो है, तो किसी से कुछ क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, किसी से कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन कम पूछा जाता है। ये एक्चुअली डिपेंड करता है आपके आंसर्स पे, आंसरिंग मोड पे, आपके परफॉर्मेंस के मोड पे। यस, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि पिछले 30 ईयर्स में मैं कम से कम अलग अलग करके कम से कम मैं 2,500 से 3,000 स्कूल विजिट किए। तो अब मैं कई बार कुछ बच्चों को कई बार बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता हूँ, 20 मिनट 15 मिनट एक ही बच्चों पे। उसके कारण क्या है? उसके कारण दो हो सकता है। एक, इधर वो बच्चा बहुत अच्छी तरह से जो आंसर्स दे रहे हैं हर टॉपिक पे, वो अपना कमांड दिखा रहा है, और एज एन एग्जामिनर मैं जज करने की कोशिश करता हूँ एक किस लेवल तक इसके पोटेंशियल, एक कितने कैपेबल है हर एक अलग अलग एस्पेक्ट पे, चाहे लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे कुछ एसक्यूएल के क्वेरी बेस्ड क्वेश्चन पे हो, चाहे आपके टॉपिक डेटा स्ट्रक्चर के कंसेप्चुअल क्वेश्चन पे हो। तो इस तरह हम जज करने को कोशिश करते हैं। और कई बार ये भी होता है कि जो स्टूडेंट्स आपके सामने बैठे हैं वो बिल्कुल नर्वस हो रहा है और रिप्लाई दे नहीं पा रहा है, वो जो भी आंसर्स दे रहा है वो पता लग रहा है कि वो कंफ्यूज है। तो उस केस में हम उनको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, एक सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। अच्छे एग्जामिनर हमेशा के एनवायरनमेंट को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चों के अंदर के जो पोटेंशियल है वो बाहर आ जाए। इवन समटाइम इट हैपेंस, हम सिचुएशन को लाइट करने के ताकि बच्चा प्रेशर में ना आ जाए, हम थोड़ी सेंस ऑफ ह्यूमर भी यूज़ करते हैं। और एक एग्जामिनर्स के अपना कुछ अपना स्टाइल होता है, हर एक एग्जामिनर्स के अलग अलग एक प्रोसेस होता है। और बच्चे, मैं इतना आपको कह दूँ, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट होकर वाइवा में आंसर्स नहीं देने होते, जल्दबाजी नहीं करने होते हैं। और एक चीज़ और बता दूँ, बहुत एक टेक्निकल चीज़ें बता रहा हूँ आज, कि आप जब आंसर्स देते हो तो आप अपने सिंपल लैंग्वेज यूज़ करो। टेक्निकल सब्जेक्ट में अगर आप बहुत ज़्यादा बॉम्बास्टिक कोई टेक्निकल टर्म यूज़ करते हो, जो फिर एग्जामिनर्स को फिर उसी टेक्निकल टर्म के बेस पे दोबारा क्वेश्चन करने को मौका मिल जाता है। अगर आप देखो कॉन्फिडेंट हो, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे कुछ कितने हाई लेवल पे आप टेक्निकल सिंटैक्टिकल टर्म यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट हो, आपको आते हैं, फिर तो एग्जामिनर्स भी बहुत खुश होंगे। लेकिन अगर मानो आपने बिना समझे कोई एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी वहाँ यूज़ कर बैठे और बाद में पता लगा कि उसके आप नो हाउ नहीं आपको, फिर वो समझ जाएंगे कि आपने क्रैम करके पेपर दिए, ये वाइवा आंसर्स दे रहे हो। तो इस चीज़ पे ध्यान रखना। और बच्चे, मैंने यहाँ सैम्पल क्वेश्चंस को बार बार रिपीट किया आपके इस वीडियो में, जस्ट ये दिखाने के लिए कि क्वेश्चन किस तरह हम क्लासीफाई करते हैं। बट यहाँ मैंने बाइनरी फाइल के ऊपर क्वेश्चन दिए थे, और एसक्यूएल कनेक्टर के क्वेश्चन तो आपको मिलना ही मिलना है, वो कॉमन क्वेश्चन है। किसी को CSV फाइल में क्वेश्चन मिल जाएंगे, किसी को टेक्स्ट फाइल में मिलेंगे, किसी को हो सकता है स्टैक ओरिएंटेड क्वेश्चन मिल जाए डेटा स्ट्रक्चर में, किसी को फंक्शंस के बेस पे मिल जाए। बच्चे, मैं ऑल टुगेदर ये कह सकता हूँ, बहुत काम एंड क्वाइट, और अगर आप ऑनेस्टली और सिंसियरली हर चीज़ को फॉलो करते हो तो आपके 30 मार्क्स कोई नहीं रोक सकता है। बच्चे, ये है आपके मार्किंग स्कीम, इसे अच्छी तरह स्ट्रिक्टली फॉलो करके अच्छी तरह इसके अकॉर्डिंगली अपने आप को तैयार करो। और जो बात मैंने शुरू में भी कहा था, आपके इंटरनल एग्जामिनर, आपके जो सब्जेक्ट टीचर है, उनके साथ अच्छे बॉन्डेज, अच्छी केमिस्ट्री होनी चाहिए। उनके साथ अगर आपने कभी मिसकंडक्ट किए, कभी किसी कारण आपने उनके साथ आर्ग्यू किए, तो वेल इन एडवांस उनसे आप माफ़ी मांग लो, और टीचर से अपना अच्छे रिलेशन को बरकरार रखो। क्योंकि ये भी एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है, समटाइम इट हैपन्स कि आपके इंटरनल टीचर की जो फीडबैक होता है अगर वो गलत हो जाए, क्योंकि जो आपके एग्जामिनर्स हैं वो डेफिनेटली एक्सटर्नल एग्जामिनर इंटरनल एग्जामिनर से आपके बारे में व्यू शेयर करेंगे। अगर वहाँ कोई नेगेटिव फीडबैक आ जाए तो इन दैट केस आप याद रखना, एक्सटर्नल एग्जामिनर कभी भी इंटरनल एग्जामिनर की कंसर्न के बगैर
कभी भी आपके मार्क्स को एनहांस नहीं करा सकता है। टेक केयर।